जय हिंद। आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी पॉइंट और आपके साथ हैं हम सुमित सर। आज हम लेके आप बताने वाले हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है इसके बारे में पूरा विधिवत रूप से आप पूरा बेस्ट तरीका से आपको तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, लगे रहिए। बाबू, कामयाबी का दरवाजा उसी के लिए खुलता है, कामयाबी का दरवाजा उसी के लिए खुलता है जिसको खटखटाने की ताकत होती है। जिसको खटखटाने की ताकत नहीं होती है उसको कामयाबी की राह नहीं खुल सकती है, ना दरवाजे खुलती है। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? नाक से सांस लेने की प्रक्रिया। देखिए समझाते हैं बाबू। नाक से श्वास लेने की प्रक्रिया। श्वास लेने की प्रक्रिया नाक से श्वास लेने की प्रक्रिया तथा इससे सम्मिलित अंग सम्मिलित अंग। नाक से सांस लेने की प्रक्रिया, नाक से सांस लेने की प्रक्रिया तथा इसमें सम्मिलित अंग को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। बोल सकते हैं बाबू? समझ में आया कि नहीं आया? नाक से सांस लेने की प्रक्रिया, नाक से सांस लेने की प्रक्रिया और इसमें सम्मिलित अंग को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। समझ में आया? श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? कि नाक से सांस लेने की प्रक्रिया तथा इसमें सम्मिलित अंग को क्या कहते हैं? जो इसमें सम्मिलित अंग है, मतलब सांस लेने में कौन कौन अंग सम्मिलित है आपको हम बताते हैं। इसमें आपको बता रहे हैं सबसे पहले का होता है नाक। क्या होता है बाबू? नाक। पहले सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं। ठीक है, नाक होता है। फिर आपका क्या होता है? नाक के बाद क्या होता है बताइएगा? श्वसन नालिका। क्या होता है? श्वसन नालिका। श्वसन नालिका। और तीसरा क्या होता है बाबू? फेफड़ा यानी लंग्स। फेफड़ा। समझ में आ रहा है? नाक से सांस लेने की प्रक्रिया तथा इसमें सम्मिलित अंग को श्वसन तंत्र कहते हैं। समझ में आया? तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक वो आपका नाक है, फिर आपका श्वसन नालिका है। पहला क्या है बाबू? नाक है, दूसरा श्वसन नालिका है और तीसरा क्या है बाबू? फेफड़ा है। चलिए तो अब हम इसके बाद बताते हैं नाक से क्या होता है। सांस लेने का 2 तरीका होता है, एगो नाक होता है, एगो मुंह होता है। हम नाक से भी सांस लेते हैं। नाक सांस लेते हैं ना जी? नाक से सांस लेते हैं, नाक से हम श्वास लेते हैं। ठीक है, और मुंह से भी श्वास लेते हैं। और क्या कहते हैं? मुंह से भी श्वास लेते हैं। मुंह से श्वास लेना हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। क्या जो होता है? हानिकारक होता है। समझ में आया? मुंह से सांस लेना क्या होता है? हानिकारक होता है। अब मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा? इसमें जितना धूल कण वगैरह है, वायुमंडल में जितना धूल कण है, जितना आपको धूल कण है वो सब मुंह में चला जाएगा। जो इसमें धूल कण जो है वो सारा कहाँ चला जाएगा? हमारे शरीर में चला जाएगा, जिससे तरह तरह की क्या होती है? बीमारियां होती है। जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। समझ में आया बाबू? चलिए, नाक जो होता है, हम नाक से श्वास लेते हैं और मुंह से श्वास लेते हैं। तो बताइए उचित कौन होगा? नाक से सांस लेना उचित होगा कि मुंह से? ठीक है, मुंह खाने के लिए बनाया गया, सांस लेने की नहीं। और जब हम दौड़ना चालू कर देते हैं देखिएगा हफर हाफने लगता है और सांस मुंह से लेने लगता है, जबकि हमको मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। हमको किससे सांस लेना चाहिए? नाक से सांस लेना चाहिए। और मुंह से सांस लेना क्या होता है? हानिकारक होता है। धूल कण क्या होता है? हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और तरह तरह की बीमारियां होती है। हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या होता है? हानिकारक होता है। अब बात रहा कि सर नाक से सांस लेना क्यों फायदेमंद होता है? तो नाक जो देखते हैं, इसमें नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। नाक में क्या होते हैं? छोटे छोटे बाल होते हैं। नाक में क्या होता है बाबू? छोटे छोटे बाल होते हैं, जिससे धूल कण क्या होता है? वहीं पर रुक जाता है और केवल वायु चला जाता है। केवल धूल कण क्या होता है? वहां पर रुक जाता है और केवल क्या होता है? वायु हमारे नालिका में जाता है। कहाँ जाता है बाबू? श्वसन नालिका में। इसलिए हमें क्या नाम है? नाक से सांस लेते हैं। समझ में आया? नाक के बारे में कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा बाबू। नाक बहुत जरूरी चीज होता है।
नाक कटाने से रामायण हो गया था, पता ना। चलिए, तो नाक से हमको किसे सांस लेना चाहिए? नाक से कि मुंह से? हमको नाक से सांस लेनी चाहिए। मुंह से क्या होता है? हानिकारक होता है, धूल कण क्या होता है? चला जाता है, धूल कण चला जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, इसलिए हमें मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। कभी भी मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए। मुंह खाने के लिए बनाया गया, सांस लेने के लिए। और नाक में जो होता है सांस इसीलिए लिया जाता है कि नाक में जो होता है छोटे छोटे बाल होते हैं, और बाल में क्या होता है? धूल कण मिलकर वहीं पर रह जाते हैं, जिससे हमको बीमारियों से बच सकते हैं। चलिए, समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बताओ। अब है श्वसन नालिका। श्वसन नालिका क्या है जी? श्वसन नालिका। श्वसन जो नालिका होती है वो लगभग 4.5 इंच का, श्वसन नालिका 4.5 इंच का यह एक नली होती है। श्वसन नालिका कितने इंच का लंबी नली होती है? 4.5 इंच का। कितने? 4.5 इंच का। यह भोजन के आहार नली, यह भोजन के आहार नली के साथ लगा रहता है। यह भोजन के आहार नली के साथ नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? नीचे। ठीक है। यह कितने इंच का नली होता है बाबू? जो श्वसन नालिका होता है वह कितने इंच का होता है? 4.5 इंच का। कितने इंच का होता है? 4.5 इंच का। के साथ आहार नली जो होता है, भोजन को जो हम खाते हैं वो किस नली के द्वारा खाते हैं? वो जो भोजन जाता है वो किस नली के द्वारा जाता है? तब आहार नली के द्वारा जाता है। और वह नीचे चला जाता है। कहाँ चला जाता है? नीचे जाता है। नीचे जाके 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? कोई पूछेगा कि जो 4.5 इंच का श्वसन नालिका है वो आगे चल के कितने भागों में बढ़ गया? 2 भागों में। ठीक है ना? 2 भागों में। एक जो है वह दायां फेफड़ा में चला जाता है, दाएं फेफड़ा में चला जाता है। फेफड़ा, दाएं फेफड़ा में चला जाता है। एक क्या होता है? बाएं फेफड़ा में चला जाता है। एक दायां फेफड़ा में चला जाता है और एक बायां फेफड़ा में चला जाता है। समझ में आया? इस दोनों जो नली होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोई पूछ दिया कि दोनों को नली को क्या बोलते हैं, तो वायु नालिका कहते हैं। क्या नालिका कहते हैं? वायु नालिका। इस दोनों नली को क्या मिला के कहेंगे बाबू? यानी हम आहार नालिका को क्या कहते हैं? वायु नालिका। वायु नालिका क्या कहते हैं? वायु नालिका कहते हैं। समझ में आया? चलिए, श्वसन नालिका कितने इंच का होता है? 4.5 इंच का होता है। यह भोजन के आहार नली के साथ कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। यह दाएं भाग में, ये जो इसका नली होता है वो एक दाएं भाग में चला जाता है, एक बाएं भाग में चला जाता है। दायां भाग में दायां फेफड़ा में चला जाता है और बाएं भाग में बायां फेफड़ा में, और दोनों को मिला देते हैं। उसको क्या कहते हैं? वायु नालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु नालिका। और वायु नालिका के किनारों में, वायु नालिका के किनारों में, चलिए, वायु नालिका के किनारों में छोटे छोटे, इसके किनारों में छोटे छोटे कोष होते हैं। क्या होते हैं? वायु नालिका के किनारों में क्या होते हैं? छोटे छोटे कोष होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फुसफुस कोष गुच्छ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? फुसफुस कोष गुच्छ कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? फुसफुस कोष गुच्छ कहते हैं। समझ में आया? सांस को, चलिए, सांस को लेने की प्रक्रिया तथा इसमें सम्मिलित अंग को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। ये कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, नाक, श्वसन नालिका और फेफड़ा। तो नाक के बारे में बता दिया आपको। श्वसन नालिका यह कितने इंच का होता है? 4.5 इंच का होता है। यह भोजन के आहार नली के साथ वह कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। फिर 2 भागों में बढ़ जाता है, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा में एगो नली चला जाता है। दोनों में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों को मिला देते हैं तो क्या कहते हैं? वायु नालिका कहते हैं। इसके किनारे में क्या होता है? छोटे छोटे कोष होते हैं, जिसे हम फुसफुस कोष कहते हैं, फुसफुस कोष गुच्छ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, यह नासा गुहा है। देखिए यहाँ पर यह जो दिया है नासा गुहा, ये मुंह में खुल रहा है इसलिए उसको मुख गुहा, मुंह में खुलने वाली गुहा क्या कहते हैं? मुख गुहा। ये हो गया। फिर यह जो आता है यही श्वसन नली है। ये जो आपको दिख रहा है वही क्या है बाबू? श्वसन नली है। यह क्या है बाबू?
श्वसन नली। देखिए यहाँ पर ऐसे जो रेड वाला कर रहा है, यह नली को क्या बोलेंगे? श्वसन नली। ठीक है, श्वसन नली। एक देखिए दाया फेफड़ा में चला जा रहा है और एक बाया फेफड़ा में चला जा रहा है। समझ में रहा है? ये सब फेफड़ा है, जो एक दाया फेफड़ा हो जाता है, एक बाया फेफड़ा होता है। फेफड़ा के बारे में बताइए दिया, समझ में आया? तो ये जो नली है, यह नली है, वह नली है, वह किस नली के नाम जाना जाता है? श्वसन नली। जिस नली से सांस नीचे आता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन नली कहते हैं। श्वसन नली कितने इंच का होता है? तो 4.5 इंच का होता है। कितना इंच का होता है? 4.5 इंच का होता है। ठीक है, वह नीचे जाके कितने भागों में बढ़ जाता है? तो 2 भागों में बढ़ता गया, एक दाया भाग में, एक बाया भाग में। दाया भाग वाला दाया फेफड़ा में चला जाता है और बाया भाग बाया फेफड़ा में चला आता है। ठीक है, चलिए समझ में आया? और आपको जहां तक रहा, देखिए यही डायफ्राम है, यहाँ नीचे वाला भाग जो है वो डायफ्राम है। आपको डायफ्राम के बारे में भी हम वीडियो में बताते रहते हैं। ठीक है, तो फेफड़ा के बारे में हम आगे बता दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए पढ़ने पर ध्यान लगा दीजिए बाबू, सुनिए ध्यान से। जख्मी दिल और बिजली का बिल समय पर नहीं भराता है तो जिंदगी अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है।